इलास्टिसिटी चैप्टर की अपन ने शुरुआत कर दी थी। 3 लेक्चर उसके हो चुके हैं। 3 हुए 4 हुए? 3 लेक्चर्स हुए होंगे। आज चौथा लेक्चर है ना। कल हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था बेटा, और उसके क्वेश्चंस करे थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आपने करे होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, है ना, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। ये जो आपका इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, ये हार्डली 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर अपन एक साथ सारे डाउट आपके डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। दूसरी बात, जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, मैंने आपको बता दिया, आपका कॉमन टेस्ट का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है ना। लेकिन जो पेपर मैंने अभी डाला है आपके LN+ अकाउंट पे, वो थोड़ा सा टफ है, ठीक है, 2-3 साल पुराना है। तो अभी जो पेपर आएगा, ये मत समझना कि उस लेवल का आएगा, मेरे हिसाब से उससे थोड़ा सा लेवल कम ही होगा, ठीक है। तो आप उस पेपर की प्रैक्टिस करो जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो मान लो आप एक बार में एक सेक्शन करना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों करो, कोई बात नहीं, आप जो भी करो टाइमर लगा के करो। फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स का टारगेट बना के करो, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस देखो कि भाई आपको 45 मिनट्स का आपने टाइमर लगा दिया, लेकिन मान लो आपको 1 घंटा लग गया, तो आप देखो आप कितना मिनट आपको और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उसमें से कितने नेगेटिव हुए हैं, वो नेगेटिव किस वजह से हुए हैं। तो आपको इन सब चीजों के बारे में भी देखना होगा अगर अपने नंबर बढ़ाने हैं तो, ठीक है। वरना जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, ठीक है बेटा। तो देख लेना, LN+ पे मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया है पेपर। अच्छा, मैंने उसके सॉल्यूशन नहीं भेजे अभी, सॉल्यूशन में उसके कल भेजूंगा, ठीक है ना। उसके उस पेपर के सॉल्यूशन में आपको कल अपलोड करूंगा, और इसके बाद परसों फिर एक पेपर डाल दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है उसको बहुत अच्छा मौका है ये, आप आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हमेशा, बस आप उसको यूज करो, यूटिलाइज करना आपका काम है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना हमारा काम है, वो हम करेंगे, और आप मेहनत करते रहो बस, ठीक है बेटा, है ना। चलो शुरुआत करें अपन आज के लेक्चर की। मैंने आपको बोल दिया, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी सुन ले, हम इलास्टिसिटी का 1-2 लेक्चर और बचे, फिर अपन एक साथ इसका डिस्कशन करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तब तक आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। कोशिश तो ये करो खुद को ही आ जाए, क्योंकि आपकी क्लास में मैंने हर एक वेराइटी का क्वेश्चन कराया है,
थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं और ये 2 क्वेश्चन और करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन से। तो आप लिखे आज का पहला क्वेश्चन। कल मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे ना, है ना, उसके बाद 8 नंबर डाल के लिख लो। 8वां क्वेश्चन लिखे आप, लिखे लेंथ ऑफ अ वायर, लिखो बेटा, लेंथ ऑफ अ वायर becomes 10 meter, length of a wire becomes 10 meter, ठीक है। when a 4 kg mass, when a 4 kg mass is hanged from it, दोबारा बोल रहा हूं, length of a wire becomes 10 meter when a 4 kg, है ना, 4 kg का 4 kg mass is hanged from it, फुल स्टॉप लगाएं, आगे लिखे, ठीक है। लेंथ ऑफ द सेम वायर, लेंथ ऑफ द सेम वायर बिकम्स 13 मीटर, 13 बिकम्स 13 मीटर, ठीक है। व्हेन अ 6 kg mass is also hanged with, a 6 kg mass is also hanged with 4 kg mass, ठीक है, is also hanged with 4 kg mass, full stop, आगे लिखें। then find the original length of the wire, then find the original length of the wire, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखें, जगह मत छोड़ो, एक साथ लिख लो, ठीक है। लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ फॉर 2 wires P and Q, for 2 wires P and Q, ठीक है, is given below, is given below. If both wires, if both wires, if both wires are made from same material, if both wires are made from same material and have same cross sectional area, if both wires are made from same material and have same cross sectional area, then find the ratio of, then find the ratio of their initial lengths, then find the ratio of their initial lengths, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन को देखो और समझो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन हमसे बोला है कि हमारे पास एक वायर है, जब हम उस वायर पे 4 kg का लोड लगाते हैं, कितने kg का, एक मास उस पे हैंग करते हैं, तो उसकी लेंथ हो जाती है 10 मीटर, कितनी हो जाती है, तो ये जो 10 मीटर है ये है ओरिजिनल प्लस एलोंगेशन मिला के, क्या ये ओरिजिनल प्लस एलोंगेशन मिला के, सही है ना। अब उसी वायर पे केस नंबर 2 में वो बोल रहा है अगर हम 4 kg की जगह 4 + 6 kg का मास लटकाते हैं तो टोटल कितना हो गया 10 kg, तो उसकी लेंथ हो जाती है 13 मीटर, 13 मीटर, कितनी हो जाती, तो ये जो 13 है ये भी क्या है, ओरिजिनल प्लस एलोंगेशन। तो आपको अल्टीमेटली पूछा क्या गया है, उसकी ओरिजिनल लेंथ बताओ, क्या बताओ। तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखें सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मान लें कि उसकी इनिशियल लेंथ थी L, कितनी थी बेटा, अपन ने उस पे 4 kg लोड लगाया तो वो मान लो उसकी लेंथ बढ़ गई ना, तो ये 4 kg मास अपन ने इसमें हैंग करा तो टोटल लेंथ हो गई 10 मीटर, कितनी हो गई, तो L तो ओरिजिनल प्लस डेल्टा L जो एलोंगेशन हुआ होगा, सही बात है। और अगर इसी वायर पे हम यहाँ 4 kg की जगह कितना हैंग करते हैं, 4 + 6 करते हैं, कितना करते हैं, 4 + 6 kg करते हैं, तो टोटल लेंथ कितनी जाती, तो और ज्यादा एलोंगेशन होता। तो हमें इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ L निकालना है,
ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझे। हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, एफ बराबर होता है ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल, होता है ना। या ए क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनिशियल, कौन सा वाला, लेंथ भी क्या है, इनिशियल है। वाई यंग्स मॉडुलस, वायर एक ही है ना, ये सारे इनिशियल पैरामीटर है, तो कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको कल भी समझाया था। तो हम यहाँ एफ को लिख सकते हैं के डेल्टा एल, क्या लिख सकते हैं, सेम लाइक स्प्रिंग फोर्स, एफ बराबर के एक्स, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, ये वायर का कांस्टेंट है। वायर का कांस्टेंट कितना है, ए वाई बाय एल, समझ में आई। स्प्रिंग में एलोंगेशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, वायर में एलोंगेशन को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हो, एक ही बात है ना। तो अब यहाँ पर हम दोनों केसेस में फोर्स का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो फोर्स है वो टेंशन T1 है ना, जो किसके बराबर है, 4G के। यस और नो। यहाँ पर जो टेंशन है T2 है, वो किसके बराबर है, 10G के बराबर है। यस और नो। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। यस और नो, पक्की बात। तो यहां से हम बोल सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो T1 की वैल्यू आपको दिख रही है 4G और इसकी वैल्यू दिख रही है 10G इज इक्वल टू डेल्टा L1 कितना होगा 10 माइनस एल, और डेल्टा L2 कितना होगा 13 माइनस एल, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अपन ने लिख लिया 10 माइनस एल और इसको लिख लिया 13 माइनस एल। ये सुनो, है ना, जी से जी तो वैसे कट गया, और ये 4 से कट रहा है 2 टाइम्स, और 4 से कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 2 होता है 26 माइनस 2L इज इक्वल टू 50 माइनस 5L। यस और नो। तो ये आ जाएगा 3L इज इक्वल टू 24, L इज इक्वल टू 8 मीटर। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है वायर की, 8 मीटर है। कितना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़े कि हमको बोला गया है कि भाई दो वायर्स का लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना, ये जो ग्राफ में बना रहा हूं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ वाई एक्सिस पे तो दिया है बेटा लोड, क्या दिया है, और एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है एलोंगेशन, क्या दिया हुआ है। कल मैंने यंग्स मॉडुलस पढ़ाया था तो आपको ग्राफ बताए थे ना दो, है ना। उसमें से एक ग्राफ था लोड वर्सेस एलोंगेशन का, उसका स्लोप क्या देता था, ए वाई बाय एल, क्या देता था ना। उसी पे क्वेश्चन है कि दो वायर से पी और क्यू, उसका लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये वायर आप मान लो पी है और ये वायर मान लो आप क्यू है, और क्वेश्चन में ये एंगल भी दिया हुआ है 37 डिग्री, और इधर से भी एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, सही है। दोनों वायर सेम मटेरियल के बने, किससे बने, तो क्या सेम होगा, यंग्स मॉडुलस सेम होगा। क्या सेम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, यानी कि ए भी सेम है। तो आपने को रेशियो निकालना है इनिशियल लेंथ का, किसका, तो हमें पता है जब भी लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ दिया हो, इसका टेन थीटा यानी कि स्लोप क्या देता है, एफ बाई डेल्टा एल, उसी को हम लिख सकते हैं ए वाई बाय। यहां से देखो ना, एफ के नीचे डेल्टा एल ले जाओ तो किसके बराबर आएगा, ए वाई बाय। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा, ये किसके बराबर होगा, एफ बाई डेल्टा एल के भी बराबर होगा, और ये ए वाई बाय एल के भी बराबर, है ना। हमें जरूरत है एल का रेशियो निकालने के लिए, हम इसको कंसीडर करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि सेम मटेरियल है दोनों का, क्या है, तो सेम मटेरियल होने से क्या सेम हो जाएगा, सेम वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ए भी सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, ए भी सेम हो जाएगा, है ना। तो डिपेंडेंसी देखनी है अपने को, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/L के। यस और नो, क्योंकि वाई सेम होगा तो कट जाएगा, रेशियो लोगे तो ए सेम है तो रेशियो लोगे तो कट जाएगा। तो देयरफॉर टेन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। यस और नो। और थीटा किससे लेना है, एलोंगेशन एक्सिस से लेना है, किससे लेना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। अगर एलोंगेशन एक्सिस यहाँ पे भी दे दी होती तो भी किससे लेते हैं, एलोंगेशन एक्सिस से लेते, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर इनिशियल लेंथ ऑफ वायर पी अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ वायर क्यू, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा है, इज इक्वल टू टेन थीटा ऊपर किसका आएगा, क्यू का, और नीचे किसका आएगा, नीचे आएगा टेन थीटा पी का। सही बात है बेटा। तो आप देखो ध्यान से यहाँ डायग्राम में कि आपको क्यू का तो डायरेक्ट एंगल दिख रहा है एलोंगेशन एक्सिस से, पी का नहीं दिख रहा। पी का तो लोड एक्सिस से दिया हुआ है, तो हमें पता है पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, कैसे निकाला, 90 में से 37 माइनस करके कितना आ गया, 53 डिग्री। आया नहीं आया बेटा, पक्का आप रख दे वैल्यू। तो बताओ टेन थीटा क्यू का कितना रखूं,
थीटा क्यू का ये दिख रहा है डायरेक्ट 37 और पी का 53 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 3/4/4/3 यानी कि 9/16 कितना आएगा, समझ में आया। तो इसका आंसर आएगा 9/16। ठीक है, अब इसके बाद ये तो यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन करे अपन ने, है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे, पहला आपने पढ़ा यंग्स मॉडुलस जो कि था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। इसके बाद बल्क मॉडुलस जो होगा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद होगा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर। याद रखना बहुत आसान है, सब चीजें तीन तीन चल रही है ना। फिर अपन उनके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले आप इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेटा डेल्टा एल का मतलब होता है एलोंगेशन, क्या होता है, और एलोंगेशन क्या होता है, लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ तो एल थी और एलोंगेशन के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई 10, एक बार 10 हो गई एक बार 13 हो गई। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है दोनों, पहले वाले क्वेश्चन में तो डायग्राम अपन ने बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम। तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 8 इजी था ना, समझ में आ गया आपको अच्छे से। तुम देखो बच्चों, डे बाय डे कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। लास्ट ईयर 720 में से 720 एक बच्चे के नंबर आए थे, दो क्या आए थे, इस बार 3 क्या आ गए, और इस बार 650 नंबर पे भी इतनी पीछे रैंक आ रही है, 4 डिजिट में रैंक आ रही है। आई बात समझ में। तो डे बाय डे कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना है। और मेरा तो हमेशा ड्रीम रहता है कि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो रैंक लाए हमेशा, ठीक है। सिलेक्शन की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, मुझे तो रैंक चाहिए आप लोगों से। आई बात समझ में। तो इतनी मेहनत करो आप इन 2 सालों में कि आपकी सिंगल डिजिट में रैंक आनी चाहिए, ठीक है। 4 डिजिट तो दूर की बात है, और आ सकती है क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों की ही रैंक आती है, ठीक है। बस खुद को थोड़ा सा आप अपने अपने आलस को दूर करो। 1 साल ऑलरेडी निकल चुका है हमारा, थोड़ा सा 1-1.5 साल का टाइम बचा है। मेहनत कर लेंगे तो हम घिस नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इन 1.5-2 सालों को इतना अच्छे से यूटिलाइज करो आप कि जब पढ़ो तो आपको बस पढ़ना ही है, उस टाइम कुछ भी और आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो आप। अगर ऐसी पढ़ाई करने लग गए तो आप एक दिन में 4-5 घंटे भी इफेक्टिवली पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो नीट में, ठीक है। तो आप सबको आज मेरे को प्रॉमिस करना है कि भाई हम इन 1.5-2 सालों में अपनी करियर बना के रहेंगे। केवल सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम रैंक के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और रैंक भी सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूं आपने हमारे पढ़ाए हुए नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया और एलन के मॉड्यूल को कम से कम 5-10 बार लगा लिया तो डेफिनेटली आपकी रैंक आएगी। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो करो उसको इतना अच्छे से करो कि आपको चीजें समझ में आने लगी, है ना। रटने की जगह आप चीजों को समझो तो आएगी आपकी रैंक, चाहिए। वरना आप 10 चीजें कर लो, आप 10 बुक्स कर लो, है ना, लेकिन अगर आप रट के उन चीजों को कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। और नीट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विद इन अ मिनट क्वेश्चन को करना, यानी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो चीज जरूर आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आप क्वेश्चन ट्राई करते रहो, तब जाके फिजिक्स के फॉर्मूले भी याद होंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, चाहिए। और 2 साल होते होते बच्चों की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो टीचर से भी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम तो अभी जैसे मैंने फ्लूट पढ़ाया, अब पता नहीं कब पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन आप तो कंटिन्यूअसली रिवीजन चलता रहेगा ना, टेस्ट में भी आते रहेंगे, तो मेरे से ज्यादा तो आपके टच में रहेगा ना वो टॉपिक, समझ रहे हो बात को। तो जितना ज्यादा स्पीड और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो बस अपने आप को पूरा लगा दो आप दिन रात, बस एक ही काम है हमारा अभी,
ठीक है, हमारी दिवाली तभी बनेगी, ठीक है, असली दिवाली आपकी तभी बनेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। और मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्शन नहीं चाहिए, रैंक चाहिए, है ना, वो भी कम से कम अंडर 100 तो आ सकते हो, कम से कम नहीं होता हो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मेहनत करोगे तो बेटा आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, जब तक एम्स था, ठीक है, अब तो नहीं रहा बेचारा, जब तक एम्स था, एम्स में बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन आते थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्क मॉडुलस, नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया तो या तो यंग्स मॉडुलस से आएगा या बल्क मॉडुलस से आएगा। किससे आएगा बेटा, या तो यंग्स मॉडुलस से आएगा या बल्क मॉडुलस से आएगा, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमको बल्क मॉडुलस पे एक से बढ़ के क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा आज सेकंड नंबर पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है ये, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अपन कैपिटल बी या कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल बी या कैपिटल के, ठीक है ना। तो कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो वो सब किसके लिए डिफाइंड है, विद इन इलास्टिक लिमिट। किसके अंदर, तो यहां पे भी हम सबसे पहली लाइन यही मेंशन करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। आपको पता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का, ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन, तो मुझे बताओ वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, पढ़ रखा है ना, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, है ना। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी बाई वी। यस और नो, क्या होता है, याद करें जब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेस समझाया था, एफ बाई ए, पूरी बॉडी पे पूरे सरफेस पे एक जैसा फोर्स लगाना है, तो एक तरीके से क्या अप्लाई कर रहे थे, प्रेशर। क्या अप्लाई कर रहे थे ना। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम स्ट्रेस है एफ बाई ए, ये बेसिकली है चेंज इन प्रेशर। क्या है, इस बात को आप थोड़ा सा समझे, अपना दिमाग लगाएं कि मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई स्फेरिकल बॉडी है, क्या है, उस पर आपको वॉल्यूम स्ट्रेस लाना है। क्या लाना है, तो तुम क्या करोगे, पूरे सरफेस पर इक्वल फोर्सेस लगाओगे, परपेंडिकुलर फोर्सेस, है ना। तो आपने उस पर क्या अप्लाई करा, प्रेशर। तो जो आपने एडिशनल प्रेशर अप्लाई करा वही तो चेंज इन प्रेशर है। वो जो बॉल है, वो फुटबॉल है मान लो, या कोई भी मेटल बॉल है, वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, थोड़ी देर के लिए समझो आप, तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। अब आपने उसके वॉल्यूम को कम करने के लिए उसमें एडिशनल प्रेशर अप्लाई करा। आई बात समझ में, वही तो एफ बाई ए है, वही तो एफ बाई ए। तो इसका मतलब ये जो एफ बाई ए है, ये वो एडिशनल प्रेशर है जो आपने उस पर दिया। तो इसी को हम क्या लिखा है, डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें क्या आया, वॉल्यूम स्ट्रेस आया और वॉल्यूम स्ट्रेन आया। समझ में आई बात। और यहां पर ये नीचे क्या लिखा है, डेल्टा वी बाई वी। क्या लिखा है, इसके आगे भी हम लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर, सॉरी प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है ना। आपने प्रेशर अप्लाई करा तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, फिर वॉल्यूम कम हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है, ताकि हमें बल्क मॉडुलस कैसा मिले, पॉजिटिव मिले। क्या मिले, यहाँ क्या लिखा है, मॉडुलस। क्या लिखा है, आइए बात समझ में आई, मॉडुलस हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो जब आपने प्रेशर अप्लाई करा तो उसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कम हुआ, तो डेल्टा भी आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आगे क्या लगा दिया, माइनस। आई बात समझ में। तो यहां नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन एंड वाइस वर्सा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में, जैसे जैसे ये डेल्टा पी ही तो वॉल्यूम स्ट्रेस है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम स्ट्रेस बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, है ना। तो इस बात को भी अपन यहां मेंशन कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं, हियर नेगेटिव साइन, ठीक है, इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, बोलो, इंडिकेट्स दैट विद, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर या वॉल्यूम स्ट्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, विद इंक्रीज इन वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम विल, ठीक है ना, वॉल्यूम विल या वॉल्यूम डिक्रीजेस। सही बात है।
है ना। अब ध्यान से देखो आप, हम बात करें अगर इसकी यूनिट की, किसकी बात करें, तो मैंने आपको बताया था कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। यहां पे भी देख सकते हो आप, डेल्टा वी बाई वी तो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, तो बल्क मॉडुलस की वही यूनिट होगी जो डेल्टा पी की होगी या जो एफ बाई ए की होगी, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये बात समझ में आई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये बात समझ में आई 100%। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, तो बल्क मॉडुलस जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है, हम लिख देते हैं बी इज डिफाइंड, ठीक है, किस किस के लिए, फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है ना, एंड गैसेस, पहली बात तो, ठीक है। एक बात आपके यहां भी काम नहीं आएगी, फिर भी आपको याद रखनी है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे अलग अलग टाइप के जो सॉलिड्स हैं, है ना, उनका जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा। लेकिन गैसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो कोई गैस है, CO2 गैस है या कोई भी एक गैस है, वो आप उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजार रहे हो, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, नाम सुने होंगे ना, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो अलग अलग प्रोसेस में गैसेस का बल्क मॉडुलस भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि बल्क मॉडुलस जो होता है सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स का। किसका होता है बेटा, उससे कम होता है लिक्विड्स का। किसका होता है, और सबसे कम होता है गैसेस का। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो भी आप देख लो। कंप्रेसिबिलिटी को आप सी सिंबल से डिनोट करते हो, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, इसको आप सी, कैपिटल सी सिंबल से डिनोट करते हो, और कैपिटल सी किसके बराबर है, रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का, यानी कि 1/b है। ठीक है, तो यहां से अपन इसकी भी यूनिट बता सकते हैं, बता सकते हैं ना, यूनिट ऑफ सी क्या होगा, बल्क मॉडुलस की यूनिट का उल्टा कर दो, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। और यहाँ क्या है, पास्कल, तो यहाँ क्या होगा, पास्कल इनवर्स। क्या हो जाएगी, ये बात समझ में आई। तो कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा है बल्क मॉडुलस का। तो जो ऑर्डर आपने यहां देखा है, कंप्रेसिबिलिटी में इसका उल्टा हो जाएगा। वैसे भी अंडरस्टूड है ये बात तो कि सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन हो सकता है, गैसेस। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी, तो सबसे कम बल्क मॉडुलस किसका होगा, गैसेस का। ठीक है, उसके बाद लिक्विड्स का, उसके बाद सॉलिड्स का। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, गैसेस की। किसकी होती है, उससे कम लिक्विड्स की, और उससे कम सॉलिड्स की। सॉलिड्स को कंप्रेस करना इतना आसान नहीं होता। ये बात समझ में आ गई बेटा, है ना। इसके बाद हम इन सब पे एक साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद अपना थर्ड नंबर पे जो मॉडुलस बचा है उसको बोलते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, है ना, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और इसको ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, फिजिक्स में एक ही सिंबल एक से ज्यादा जगह भी काम आ सकता है, एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के लिए भी काम आ सकता है। इसी फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ोगे विस्कोसिटी। क्या पढ़ोगे, वहां कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, उसको भी ईटा सिंबल से ही लिखते हैं। किससे लिखते हैं, और यहाँ ईटा सिंबल किसके लिए यूज किया गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। इसका फॉर्मूला आप बता दो मुझे क्या होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर भी विद इन इलास्टिक लिमिट। कहां पर, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ईटा जो होगा वो बराबर होगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये सुनो, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, F पैरेलल अपॉन एरिया, है ना। और शियर स्ट्रेन क्या होता है, x/l। क्या होता है, ठीक है, x/l बराबर होता था 10 फाई के, और हमें पता है x बहुत स्मॉल है तो एंगल बहुत छोटा होता था, तो x/l किसके बराबर हो जाता था, फाई के हो जाता था ना। तो इसी को आप लिख सकते हो F/a डिवाइडेड बाय फाई, लिख सकते हो बेटा। तो यही आपका हो जाएगा F अपॉन a फाई। कितना हो जाएगा, F अपॉन a फाई। तो फाई जो होता है उसको आप शेयर एंगल भी बोलते हो और शेयर स्ट्रेन भी बोलते हो। क्या बोलते हो, शेयर एंगल भी बोलते हो और शेयर स्ट्रेन भी बोलते हो। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होगी बताओ,
यूनिट ऑफ ईटा कितना होगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है ना? एक बच्चे ने मेरे से सुबह क्लास में पूछा सर यहाँ फाई भी तो आ रहा है, तो इसकी यूनिट में रेडियन भी तो आना चाहिए। तो मैंने बोला बेटा मेन फॉर्मूला तो इसका ये है, वो तो अप्रोक्सीमेशन करके लाया हो ना। मेन फॉर्मूला तो ये ना, एक्स बाई एल। तो एक्स बाई एल क्या है? मीटर अपॉन मीटर है ना। तो बचा तो ऊपर वाला ही ना, एफ बाई ए यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपको तो सिंपली याद रखना है, कोई सा भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात। ठीक है, यहां पर हम नोट करके दो बातें लिखेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो ईटा है यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए? लिक्विड्स और गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है ना? तो आप यहां लिख लेना या मैं लिखा दूंगा आपको कि ईटा इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स ओनली एंड सेकंड वन इज फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस ईटा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? अब कुछ छोटी छोटी बातें और है, ठीक है, जो रटने वाली है। कौन सी वाली है ना? कुछ 2-3 बातें हैं जो आपको रटनी है, और जनरली यहां से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी नीट में नहीं आता लेकिन आपके एलन के पेपर में तो आता है, तो आपको पता तो रखना चाहिए। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं इसके बाद पॉइजन रेशियो। क्या देख रहे हैं बेटा? पॉइजन साइंटिस्ट का नाम था। किसका नाम था? साइंटिस्ट का नाम था। पॉइजन रेशियो, इसका सिंबल है सिग्मा। क्या है बेटा? इन अंग्रेजों को भी कोई नाम नहीं मिलता। एक ने नाम रख लिया यंग, है ना, हमेशा यंग रहेगा वो। एक ने नाम रख लिया हुक, हुक्स लॉ पढ़ा है ना आपने, शर्ट टाक दो आप उसके ऊपर। एक ने नाम रख दिया जहर, ये वो जहर नहीं है, वैसे स्पेलिंग अलग है ना। पॉइजन रेशियो, और इसको डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से। किससे? पॉइजन रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोला मैंने? अब यहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो तुम जानते हो, डेल्टा एल बाई एल, जानते हो ना। हमारे पास कोई वायर जैसा ऑब्जेक्ट है ना, हमारे पास कोई वायर जैसा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने लोड लटकाया या हमने इसको डिफॉर्म करा या स्ट्रेच करा, तो इसमें क्या आएगा? लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। कौन सा आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? खींचेंगे तो बढ़ेगी, कंप्रेस करेंगे तो कम होगी। सही बात है ना? तो उसकी वजह से आएगा इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कौन सा आएगा? लेकिन साथ साथ इसमें एक और स्ट्रेन आएगा, और वो होगा लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि इसका डायमीटर भी तो चेंज होगा। लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम होगा, तो उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेन आएगा? लेटरल स्ट्रेन। कौन सा आएगा? है ना। लेकिन जनरली वायर में हम लेटरल स्ट्रेन को कंसीडर नहीं करते, मेनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। लेकिन अगर उसको भी कंसीडर किया जाए तो कैसा होगा वो अपन देखते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? पॉइजन रेशियो की। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई वायर है, वायर को हम हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं। अरे मानते नहीं मानते, है ना। ये वायर की बेटा इनिशियल लेंथ हो गई एल, कितनी हो गई? और ये वायर का इनिशियल डायमीटर हो गया कैपिटल डी। कितना हो गया? कैपिटल डी डायमीटर हो गया। सही है। अपन ने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको एलोंगेट करा। अपन ने कितना फोर्स लगाया? एफ। कितना लगाया? तो उस एफ फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि वायर खिंच गया, तो ये पतला भी तो हुआ होगा, तो क्रॉस सेक्शन तो इसका क्या हो गया? कम, और लेंथ हो गई इसकी ज्यादा, हो गई ना। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है बेटा। तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ डेल्टा एल। कितना हुआ? और डायमीटर अब रह गया स्मॉल डी। क्या रह गया? स्मॉल डी रह गया। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइजन रेशियो की, सिग्मा की, जो कि होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन। ठीक है ना। तो सिग्मा यहां पे बराबर हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो तुम्हें पता है क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। क्या होता है? और लेटरल स्ट्रेन होगा डेल्टा डी बाई डी। क्या होगा? डेल्टा डी बाई डी होगा। क्या होगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। आई बात समझे? अब लेंथ तो बढ़ रही है, लेंथ तो बढ़ रही है तो डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ डायमीटर कम हो रहा है, तो इसलिए यहां आगे लगता है माइनस। क्या लगता है? तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई, है ना। तो डेल्टा डी बाई डी माइनस का ये क्या कहलाता है? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। और इसी को आप आपके मॉड्यूल में तो नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर का मतलब रेडियस में चेंज। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है। तो जो रेशियो डायमीटर का आएगा वही रेशियो, है ना, या जो फ्रैक्शनल चेंज डायमीटर में आएगा वही फ्रैक्शनल चेंज रेडियस में भी आएगा। इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई?
अब आपको एक चीज और रटनी है, क्या रटनी है वो भी लिख दूं मैं, ठीक है। हमारे मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज 1 में कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो इसकी एक तो होती है एक्सपेरिमेंटल लिमिट, क्या होती है बेटा, और एक होती है इसकी थ्योरेटिकल लिमिट, क्या होती है। तो वो मैं यहां लिख देता हूं। तो जब भी आपके पास इस पे कोई क्वेश्चन आए, ऐसा वैसे तो बकवास क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको हमेशा इसकी थ्योरेटिकल लिमिट देख के आंसर बताना है। क्या बताना है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख दूं, है ना, तुम इसके बाद में लिखना लेकिन, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू होती है 0.2 से 0.4 के बीच में। कहां से कहां, 0.2 से 0.4 के बीच में, ये होती है इसकी एक्सपेरिमेंटल लिमिट। क्या होती है बेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लिमिट है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है, ये बस याद रखना है आपको। एक्सपेरिमेंटल लिमिट है इसकी कितनी है, 0.2 से 0.4, ठीक है। और -1 से 0.5, -1 से 0.5 ये इसकी थियोरेटिकल लिमिट। क्या है बेटा, थियोरेटिकल लिमिट। तो आपको जब भी ऑप्शन आए 4, तो ये देख के आंसर बताना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में बोलूं आपसे कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 0.2 और चौथा ऑप्शन है 0.7। 0.7 नहीं हो सकती क्योंकि वो इस रेंज के बाहर है। ये बात समझ में आई। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। हालांकि नीट में कभी इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, फालतू का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपके एलन के टेस्ट में तो आ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है एज इट इज वैसे छाप दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बेटा साफ साफ दिख रहा है, थ्योरेटिकल लिमिट लिखी है मैंने -1 से 0.5 के बीच में। सिग्मा की वैल्यू -1 से 0.5।
ये तो लिख लिया ना तुमने, इधर का पोर्शन बस। तुम वो जब वो लिख लो उसके बाद ये भी लिख लेना, फिर अपन इसको बाद में समझेंगे। वो तो तुम लिख लो। नहीं लिख सकते, मैं लिखा दूंगा, नहीं तो 2 लाइन छोड़ देना। ये लास्ट वाला पार्ट पॉइजन रेशियो के बाद से थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है। पीयूष राज जी, एक्सपेरिमेंटल लिमिट लिखी है मैंने 0.2 से 0.4, और थ्योरेटिकल लिमिट लिखी है -1 से 0.5। मुझे तो स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है यार। लिख लिया बेटा सबने? वो भी लिख लेना लास्ट में जो मैंने लिखा है। अब इसके बाद बस क्वेश्चन करने का काम रह जाएगा अपना। जो जो भी आज टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं, बल्क मॉडुलस, उसके बाद शेयर मॉडुलस, उसके बाद पॉइजन रेशियो और इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इन सब के ऊपर अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है।
हो गया? अभी आप लोगों को लगता होगा यार कितना पढ़ना पड़ता है, जो बच्चे वाकई में पढ़ाई कर रहे होंगे आप में से, ठीक है, उन लोगों को लगता होगा कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत बहुत शॉर्ट टाइम की है। ठीक है, जो इंसान सही टाइम पे मेहनत कर लेता है वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है, और जो इंसान सही टाइम पे मेहनत नहीं करता उसको आगे पूरी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो लंबे स्ट्रगल करने से अच्छा छोटा सा स्ट्रगल कर लो आप। 1-1.5 साल का स्ट्रगल कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जिंदगी भर का स्ट्रगल बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है? तो इसलिए इस 1-1.5 साल में आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना खुद को तपा सकते हो, ठीक है, आपको करना चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा लौट के नहीं आएगा। सही है? मान लो आपने 100% की जगह 99% भी मेहनत कर ली और नीट में 1-2 नंबर से भी अगर हमारा सिलेक्शन रह गया तो कितना दुख होगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो वो नहीं करना हमें। 12th के साथ सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, हर पल आप सोचा करो, उस ड्रीम को जिया करो कि भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है, मेरा ड्रीम कॉलेज है। सही है? तो 12th के साथ ही जाना है। जब आप सोचोगे तो आप मेहनत करोगे, लेकिन जब आप ऐसे पॉजिटिव सपने देखोगे ही नहीं तो आप कुछ करोगे भी नहीं। सही है ना? और कभी भी सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना, सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं रिजेक्शन मिलेगा, है ना? रैंक के लिए पढ़ोगे तो सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। मैं वही बता रहा हूं बेटा, ये मैंने अभी समझाया नहीं ना, इसको समझते हैं। हमने आज अभी तक हमने 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिए बेटा। पहला यंग्स मॉडुलस वाई, दूसरा बल्क मॉडुलस कैपिटल के, बल्क मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ईटा, और चौथा हमने पढ़ा पॉइजन रेशियो। क्या पढ़ा? ये हमारे पास 3 इक्वेशंस यहां लिखी है। ये 3 इक्वेशन हमें इन चारों वेरिएबल्स में रिलेशन बताती है। अगर आप पहला इक्वेशन देखो, हर एक इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स है। कितने? क्वेश्चन में हमें 2 दिए होंगे और एक निकालना होगा। ठीक है, अगर हम पहला वाला इक्वेशन देखें, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, या y क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस। कैपिटल K क्या बताता है? और सिग्मा क्या बताता है? तो हमें यहाँ इन तीनों में से कोई 2 चीज दी होगी और तीसरी चीज वो पूछ लेगा, है ना? और इस वाली इक्वेशन में देखो y बराबर 2 इंटू ईटा 1 प्लस सिग्मा। सही है ना? तो यहाँ y और सिग्मा इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है। दोनों इक्वेशन में यंग्स मॉडुलस भी आ रहा है और पॉइजन रेशियो भी आ रहा है, लेकिन इसमें यहाँ बल्क मॉडुलस आ रहा है और इसमें यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ रहा है ना? तो इसमें भी 3 पैरामीटर्स दिए, तो कोई 2 दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। लेकिन जो तीसरी इक्वेशन है इसमें तीनों ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है ना? यंग्स मॉडुलस भी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी है और बल्क मॉडुलस भी है। सही है? तो जब भी हमें क्वेश्चन में अगर 2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलरेडी दिए हो और तीसरा पूछा जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना? और कभी कभी क्वेश्चन में एक और काम हमें करना पड़ सकता है, जो मैं आज क्वेश्चन में तुमसे कराऊंगा। क्या होगा? क्वेश्चन में आपको सिग्मा दिया होगा। क्या दिया होगा? या मान लो आपसे सिग्मा पूछा होगा। क्या पूछा होगा? और आपको के और ईटा दिया होगा। क्या दिया होगा? वाई नहीं दिया होगा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को इक्वेट कर दोगे और वाई को हटा दोगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना? वाई को हटा देंगे, ईटा दिया होगा और के दिया होगा, और क्या पूछेगा? सिग्मा। तो इन ऐसे भी कर सकते हैं, ना? तो वो तो जैसी सिचुएशन आएगी, जैसा डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन भी रटनी है। उसके अलावा एक छोटी सी बात और रटनी है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। क्या है ये? इसको स्मॉल के या के नीचे ए सबस्क्रिप्ट लगा के इसको लिखते हैं, ए फॉर एटॉमिक, ए फॉर इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, के बराबर होता है वाई इंटू आर नॉट। और इतना सा याद रखना है कि ये हमें यंग्स मॉडुलस और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताता है। तो के बराबर क्या होता है? वाई इंटू आर नॉट। जब आज मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप देखोगे इलस्ट्रेशन में भी एक आध क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, वहां कुछ नहीं, डायरेक्ट यंग्स मॉडुलस दिया होगा, आर दिया होगा, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे? के। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये डिस्टेंस आपको दी होगी एंगस्ट्रॉम में, किसमें? उसको मीटर में बदल देना।
एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, सही है ना। तो उससे अपन कर देंगे। तो यहाँ ये याद रखो, y तो है यंग्स मॉडुलस और r नॉट क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जो क्वेश्चन में दी होगी तो आपको बस वैल्यू रखनी है इसमें। और कभी कभी y डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट दिया होगा, ये सब चीजें दी होगी, k और सिग्मा दिया होगा, तो इसकी हेल्प से क्या निकाल लोगे, y यहां रख देना, तो क्या आ जाएगा इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, तो इंटर एटॉमिक फोर्स कॉन्स्टेंट को स्मॉल k से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को कैपिटल K से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, ये क्वेश्चन करना शुरू करें, या जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, बाकी मैं इसको जब तक रब करता हूं। ये 2 पॉइंट्स छूटे थे, लिख लो। पहला पॉइंट इसमें, ईटा इज डिफाइंड फॉर द सॉलिड्स ओनली। ईटा is defined for the solids only. लिखा बेटा। दूसरा लिखो, for liquids and gases, for liquids and gases eta equal to 0. For liquids and gases eta is equal to 0। लिख लिया, सब हटा दूं मैं। चलो जिसने नहीं लिखा अभी तक वो लिखते रहे, बाकी लोग क्वेश्चन लिख ले, हम एक साथ क्वेश्चन लिख ले, फिर उसके अपन एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड रिलेशन में y के ऊपर क्या लिखा है, इतनी खूबसूरत राइटिंग समझ में नहीं आ रही थे को, क्या लिखा है मैंने y के ऊपर 9 बाई y इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई k। ठीक है, एक साथ क्वेश्चन लिखो, तुम जगह मत छोड़ना सॉल्यूशन के लिए, वो अपन बाद में एक साथ कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द 100 liters वॉल्यूम, टू डिक्रीज द 100 liters वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड बाय 0.002%, बाय 0.002%। ठीक है, इन अ कंटेनर, नीचे ब्रैकेट में लिखो, बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड, बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड is 2100 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल लिखना आता है ना, ठीक है ना, 2100 मेगा पास्कल। एक मेगा पास्कल में कितने पास्कल होते हैं 10⁻⁶। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखो, ये जो अगला क्वेश्चन है ये एम्स में आया हुआ है, इसका एक पार्ट, हम आपको एक की जगह 3 पार्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो लिखो आप इस क्वेश्चन को, the bulk modulus of a spherical object, the bulk modulus of a spherical object is K, कैपिटल K है ना, आगे लिखे फुल स्टॉप लगा के, if it is subjected to uniform pressure P, if it is subjected to uniform pressure P, then find डैश करके अगली लाइन में पहला लिखें आप, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट लिखें, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा लिखें, fractional decrease in its radius,
पहला मैंने बोला है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, दूसरा मैंने बोला फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस, लिखा सबने। तीसरा लिखें फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज के इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, देन फाइंड आउट। पहला क्या पूछा है? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, दूसरा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन इट्स रेडियस, तीसरा फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी। अगला क्वेश्चन लिखें, द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर, the bulk modulus of rubber is 9 into 10 to the power 8, 9 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 9 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप। आगे लिखें, to what depth a rubber ball, to what depth a rubber ball be taken in a lake, a rubber ball be taken in a lake so that its volume is decreased by 0.1%, so that its volume is decreased by 0.1%। लिखा बेटा? अगला क्वेश्चन लिखो, the approximate depth of an ocean is 3000 meter, the approximate depth of an ocean is 3000 meter। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखें, the compressibility of water is 5 into 10 to the power minus 10 Pascal inverse, the compressibility of water is 5 into 10 to the power minus 10 Pascal inverse, लिखा। and density of water is 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube। फुल स्टॉप। आगे लिखें, what fractional compression of water, what fractional compression of water will be obtained, what fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean, at the bottom of the ocean। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, the increase in the length of a wire, the increase in the length of a wire on stretching is 0.025%, 0.025%। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the increase in the length of a wire on stretching is 0.025%, full stop। if its Poisson's ratio is 0.4, if its Poisson's ratio is 0.4, then the percentage decrease
then the percentage decrease in diameter is, then percentage decrease in diameter is, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, अगला क्वेश्चन लिखो, the bulk modulus of a metal is, the bulk modulus of a metal is 10 to the power 10 Newton per meter square, 10 to the power 10 Newton per meter square, and Poisson's ratio is 0.20, 0.20, full stop. आगे लिखें, if average distance between the molecules, if average distance between the molecules is 3 angstrom, if average distance between the molecules is 3 angstrom, then find interatomic force constant. Then find interatomic force constant. लिखा, अगला क्वेश्चन लिखें, the bulk modulus of elasticity, the bulk modulus of elasticity of a material, the bulk modulus of elasticity of a material is 2 into 10 to the power 8, 2 into 10 to the power 8 Newton per meter square, and shear modulus of elasticity is, 6 into 10 to the power 8 Newton per meter square, 6 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Then find out the Poisson's ratio, then find out the Poisson's ratio for this material, then find out the Poisson's ratio for this material. ठीक है बेटा, तो ये ढेर सारे क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए आपको. अब एक एक करके इन क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और बहुत ध्यान से समझना, स्पेशली बल्क मॉडुलस के क्वेश्चंस को. ठीक है, सब नोटबुक में पहला क्वेश्चन पढ़ो. क्या बोला है? क्वेश्चन में मैं बोला है, जो सबसे पहला क्वेश्चन में, फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज 100 लीटर वॉल्यूम है. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक कंटेनर है. क्या है? कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? और उस लिक्विड का बल्क मॉडुलस हमें दिया हुआ है ना. बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 2100 मेगा पास्कल, ये दिया हुआ है. यस और नो? तो सबसे पहला काम, सारा डेटा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. किसमें? तो इसी को आप लिख सकते हो 2100 मेगा पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना. तो इसी को आप लिख सकते हो 21 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, लिख सकते हो ना. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? उस लिक्विड के वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज करना है? बोलो. 0.02 है ना, 0.002. कितना करना है? 0.002% का फ्रैक्शनल कंप्रेशन, उसमें कंप्रेशन करना है. तो उसके लिए कितना प्रेशर चाहिए, कितना चेंज इन प्रेशर या कितना प्रेशर अपने को बढ़ाना पड़ेगा. तो डेफिनेटली क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस दिया है, तो फॉर्मूला तो किसका लगेगा? बल्क मॉडुलस का लगेगा. ये तो अंडरस्टूड है. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? उससे पहले क्वेश्चन में अपने को दिया है कि वॉल्यूम में कितनी कमी करनी है. तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है? माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय वी इंटू 100, ये दिया हुआ है. कितना दिया है? 0.002 दिया है ना.
लेकिन हमें बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, ये होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। तो हमें तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए? तो ये 100 इसके नीचे भेज दूं, भेज सकता हूं ना? तो ये 100 मैंने क्या करा, इसके नीचे भेज दिया, तो ये आपके पास कितना आया 0.002 डिवाइडेड बाय 100। ये बात समझ में आई? तो ये आपके पास कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। या एक बात समझ में, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? इंटू 100 कर दें तो क्या आएगा परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें जरूरत थी किसकी? फ्रैक्शनल की। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से हमें डेल्टा पी निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना। डेल्टा पी किसके बराबर होगा? बी टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई वी। यस और नो? बी कितना दिया हुआ है 221 इंटू 10 टू द पावर 8 और डेल्टा वी बाई वी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो कितना आया बेटा 42 इंटू 10 टू द पावर 3। यूनिट क्या लगेगी? पास्कल। सारा काम ऐसा यूनिट में कर रहे हो ना, तो ये इसकी यूनिट क्या आएगी? पास्कल। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 42 किलो पास्कल। ऑप्शन देख लेना, है ना, किस फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आया नहीं आया? तो ये चीज समझ में आई नहीं आई, है ना? वॉल्यूम में कितने परसेंट की कमी करनी है? 0 परसेंटेज कमी दी हुई है, यानी कि डेल्टा बी बाई वी इंटू 100 दिया था, लेकिन हमें क्या चाहिए था? डेल्टा वी बाई वी चाहिए था, तो इसलिए हमने 100 इसके नीचे भेज दिया। तो यही अपने पास फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम आ गया। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। ये बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन जो है वो एम्स में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? क्या बोला है कि बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल के। एक स्फेरिकल बॉडी का बल्क मॉडुलस कितना है? कैपिटल के। अब उस पे अपन ने कितना प्रेशर अप्लाई करा? इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी, तो आपने एडिशनल प्रेशर उसमें कितना लगाया? पी। तो वो पी ही डेल्टा पी है। पहली बात तो अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो आप ये बात समझ रहे होंगे कितना एडिशनल प्रेशर लगाया? पी लगाया। तो वही हमारे लिए क्या है? चेंज इन प्रेशर, है ना? तो आपको निकालना क्या है? पहला निकालना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम, यानी कि माइनस डेल्टा बी बाय वी निकालना है। ठीक है, तो आप इसके लिए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करोगे। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन, है ना, और पहले पार्ट में पूछा ये माइनस डेल्टा बी बाय वी बताओ, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, जो कितना आएगा? डेल्टा पी बाय बी, है ना, और डेल्टा पी यहाँ कितना दिया हुआ है? पी, और बल्क मॉडुलस कितना दिया है? के। आ गया आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वॉल्यूम आएगा पी बाई के। कितना आएगा? यह आएगा, है ना। दूसरा पूछे तो हमें पता है स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। होता ही नहीं होता? 4/3 पाई तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और आपने एरर पढ़ा है, एरर में सर ने आपको एक परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन भी कराया होगा। सर ने आपको सिखाया होगा कि बेटा एरर तो हमेशा जुड़ती है, इसलिए जो भी पावर हो आगे प्लस में ले लो, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज निकालना हो तो विद साइन आगे ले लो। क्या ले लो? सर ने बताया था ना। तो यहां हम परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज निकालना चाहते हैं तो विद साइन आगे लेंगे। क्या लेंगे? तो यहां से आपको दिख रहा होगा V इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। V इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा V बाई वी। क्या लिख सकता हूं? इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ, ये काम आपने वर्क पावर एनर्जी में भी करा है, ये काम आपने ग्रेविटेशन में भी करा है, सब जगह करा है ना। तो पावर आगे आ जाती है, आ जाती है ना। अब हमें डेल्टा आर बाई आर निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या मैं यहाँ डेल्टा वी बाई वी की जगह ये पूरा पुट कर दूं? कर दूं ना। ये पूरी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी ना। तो क्या आएगा बताओ? माइनस तो बाहर आ ही रहा है। डेल्टा वी बाई वी की जगह क्या लग दिया? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और ये किसके बराबर है? एक ही नहीं है, तो यहां से माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर कितना जाएगा? पी बाय 3 के। तो दूसरे पार्ट में यही तो पूछा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस बताओ। क्या पूछा है? ठीक है ना। और तीसरे पार्ट में पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बताओ। वन डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करा, क्या यूज करा है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्या होगी? इस चीज को समझो। थर्ड पार्ट में आप सबको पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? या हमने करा क्या? हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी थी, मास तो उसका फिक्स है ना, मास थोड़ी निकाला है, मास तो फिक्स है। उस मास को कंप्रेस कर दिया, प्रेशर लगा के क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। तो मास तो कांस्टेंट है। मास अगर कांस्टेंट है तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी।
होगा ना। तो यानी कि V में जितनी कमी आई डेंसिटी उतनी बढ़ गई, तो V में कितनी कमी आई तो डेंसिटी भी कितनी बढ़ेगी, P बाई के। यही तो पूछा है इसमें, है ना। और वैसे भी सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं कि यहां से आप देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो m की पावर 1 और v की पावर -1, तो वही कर दो जैसे यहां करा था आपने, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू पावर आगे ले आओ, डेल्टा m बाई m माइनस डेल्टा v बाई v। ये माइनस क्यों आया, पावर आगे आ गई, ये बात समझ में आई। अब मास तो चेंज हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। मास तो चेंज हुआ नहीं, तो इसका मतलब माइनस ऑफ डेल्टा v बाई v किसके बराबर है, डेल्टा रो बाई रो, और माइनस ऑफ डेल्टा v बाई v किसके बराबर है, p बाई के। दोनों को इक्वेट कर लो, तो यहां से आप बोल सकते हो देयरफॉर डेल्टा रो बाई रो कितना जाएगा, p बाई के। समझ में आया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गई बात आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, ये तो पूरा एक ही क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है ना, रबर का अपने को बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। अब आपको बोला गया है कि रबर को अपन लेक में कितनी डेप्थ पर ले जाए। एक झील के अंदर, पानी से भरी हुई झील है, उसके अंदर उस रबर की एक बॉल है, उसको अपन कितना डेप्थ में ले जाएं कि उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आए, बोलो 0.1% की कमी आए। ठीक है ना, तो यानी कि आपको डेल्टा v बाई वी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10 टू द पावर -3 दिया। ठीक है ना, ध्यान से समझना। मान लो ये लेक यहां से स्टार्ट होती है और ये यहां पे है ना, तो अगर अपन किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे जाएंगे, लेक में नीचे डेप्थ पर जाएंगे, तो लेक में जो वाटर है यानी कि फ्लूइड है, उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, और जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे वो प्रेशर बढ़ेगा। और आपने 9-10 में पढ़ा है ये, है ना, कि 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, रो जी एच या एच रो जी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो अगर हम नीचे जाएंगे यानी कि P2 माइनस P1, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, और यहाँ का प्रेशर, और इनका डिफरेंस कितना आता है, रो जी एच या एच रो जी। एच क्या है, इन दोनों के बीच का डेप्थ का डिफरेंस, रो क्या है, जो भी लिक्विड है, जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा। अगला चैप्टर हाइड्रोस्टेटिक्स, उसमें हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, फिलहाल आप याद रख लो। ठीक है ना, तो फ्लूइड के कारण, जैसे यहाँ फ्लूइड कौन है, वाटर कौन है, उसके कारण प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, बॉल को जैसे जैसे हम डेप्थ पे ले जाएंगे, वाटर के कारण लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा और उस बॉल का वॉल्यूम घटता जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उसको कितनी डेप्थ में ले जाएं कि उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आए, 0.1% की कमी आए। ये बात समझ में आई। तो अपन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करें, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। तो यहां से अपन ने लिखा डेल्टा वी किसके बराबर होगा, बी टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई वी, ये लिखेंगे, और डेल्टा पी यहां लिखेंगे हम एच रो जी, क्या लिखेंगे, आई बात समझ में, क्या लिखेंगे, एच रो जी, ये किसके बराबर होगा, बी टाइम्स ऑफ माइनस डेल्टा बी बाय वी। अब हम वैल्यू रखते हैं, है ना, वो डेप्थ हमें निकालनी है। ठीक है ना, वो डेप्थ हमें निकालनी है। वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000, जी कितना है 10, और बल्क मॉडुलस कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 8, और डेल्टा बी बाई वी कितना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। यहाँ 10 टू द पावर 5 बच रहा है, यहाँ 10 टू द पावर 4 है, तो वहां 10 बच जाएगा, काटोगे तो h बराबर आ जाएगा 90 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मैं इसका डायग्राम भी बता देता हूं। ठीक है, डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मान लो वो लेक है, क्या ये लेक है, इस लेक में हम यहाँ से कितनी h डेप्थ पर ले गए, कितनी डेप्थ पर ले गए, उस बॉल को h डेप्थ पर ले गए, तो यहां से यहां तक का जो प्रेशर डिफरेंस आया है वो कितना है, h रो जी, कितना है, समझ में आई बात। ठीक है, तो डेल्टा पी इसलिए अपन ने क्या लिखा है, एच रो जी। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है अपने से कि भाई एक ओशियन है, क्या है, अब की बार ओशियन है, उस ओशियन की टोटल डेप्थ कितनी है 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये मान लो ये ओशियन यहां से यहां तक है, यहां से शुरू हो रहा है पानी और यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये टोटल डेप्थ यहां से यहां तक की ये डेप्थ h बराबर दिया हुआ है 3000 मीटर, यस बोलो पक्का।
और यहां इसमें है वाटर, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी सी दी हुई है, कितनी दी हुई है बोलो, 5 इंटू -10 पास्कल इनवर्स, ऐसा यूनिट में दी हुई है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। बोला गया है कि हमारे पास एक ओशियन है, ओशियन की डेप्थ इतनी है, इसमें वाटर भरा है, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो अगर हम इस वाटर को लेयर से मिलके बना, मान ले, किससे मिलके बना ले, मान लो ये वाटर की लेयर से, सही बात है। तो वाटर की जो लेयर सबसे बॉटम में होगी, कहां होगी, सबसे बॉटम में होगी, उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर वाले सबका एमजी लग रहा है उसमें, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कितना आ रहा होगा, नीचे वाली बॉटम वाली लेयर्स पे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़ो, फ्रैक्शनल कंप्रेशन बताना है, किस पर, बॉटम वाली लेयर्स पे, या यहां पर जो बॉटम में वाटर है उस पर फ्रैक्शनल कंप्रेशन अपने को बताना है। फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब होता है माइनस डेल्टा वी बाय वी, क्या होता है, माइनस डेल्टा वी बाय वी, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल कंप्रेशन। वो अपने को निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो अपने को बताए बल्क मॉडुलस बराबर होता है 1/c के, किसके बराबर होता है, और बल्क मॉडुलस बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी के, और हमें निकालना है यहां से माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय वी। बी तो दिया हुआ नहीं है, इसको तो हटा दो, और सी और इसको यूज कर लो। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय वी इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, है ना। और यहाँ डेल्टा पी को वापस से क्या लिखोगे, एच रो जी, क्या लिखोगे, लिखोगे ना। तो आप यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो सी कितना है अपने पास, 5 इंटू 10⁻, ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना है 3000, है ना, मीटर में है। रो कितना है वाटर का, 1000। अच्छा एक बात याद रखना, आप केमिस्ट्री में आपने वाटर की डेंसिटी बहुत यूज करी है, और वह 1 ग्राम पर सेंटीमीटर यूज करी है, तो यहाँ जल्दी जल्दी में 1 मत रख देना, यहाँ सारा काम है एसआई यूनिट में करेंगे, और एसआई यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3, अपन ने क्या रखा है 1000, ठीक है ना। और जी कितना है 10, सॉल्व करें, तुम ही बता दो, बहुत आसान है। यहाँ 10⁻7 हो गई, 15 इंटू यह आएगा ना, और यूनिट क्या आएगी, नो यूनिट, डेल्टा बी बाय वी है ना, तो फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, यूनिट लेस आएगा, क्या आएगा, ये बात समझ में आई। अब मेरे को 1-2 क्वेश्चन और कराने, बोर्ड तो आपका भर चुका है, तो आप लिखो, पहला क्वेश्चन लिख लो, अगला क्वेश्चन पढ़ना, इसके बाद वाला, हाँ पढ़ो पढ़ो। एक वायर को अपन खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है 0.025%, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 0.025, ये दिया है, ठीक है ना। तो आगे अपने से क्या बोला है कि पॉइजन रेशियो भी दिया हुआ है 0.4 दिया है। तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन द परसेंटेज डिक्रीज इन द डायमीटर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है पॉइजन रेशियो और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 दिख रहा है और डेल्टा डी बाई डी पूछा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पॉइजन रेशियो वाला, जो कि होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल, यस और नो। तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी किसके बराबर होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। हमें फ्रैक्शनल चेंज नहीं पूछा, हमें परसेंटेज कमी पूछी है। तो क्या करें, इंटू 100 कर दें, एलएचएस और आरएचएस में क्या कर दें, इंटू 100 कर दें। तो इधर भी अपन ने इंटू 100 कर दिया और इधर भी अपन ने इंटू 100 कर दिया ना। तो ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये माइनस, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा 0.4 इंटू 0.025, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 25 फोर जा कितना होता है 100 होता है ना। और कितनी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो एक यहां लगेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही बात है। इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें करना है, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है मेटल का, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी हुई है। एंगस्ट्रॉम में उसको मीटर में बदल देना, वाई पहले वाली निकाल लेना और के बराबर वाई इंटू आर नॉट कर देना, सही है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट वाला, आपको बल्क मॉडुलस दिया है और ईटा दिया है और आपको पॉइजन रेशियो सिग्मा निकालना है। तो जो मैंने बताया था, पहली दो इक्वेशन को बराबर कर देना, वाई हटा के पहली दो इक्वेशन को बराबर कर देना, तो वहां से आपका सिग्मा निकल जाएगा, ठीक है। अब होमवर्क दे दूं थोड़ा सा, लिख लो आप आज का होमवर्क। बिगनर्स बॉक्स 1 पूरा कर लेना, उसके पहले के सारे इलस्ट्रेशन कर लेना, कर ली सारे इलस्ट्रेशन। बिगनर्स बॉक्स 1 से पहले के सारे इलस्ट्रेशन कर लेना और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक तो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया होगा, बोल दिया ना। उसके बाद और क्या करना है अपने को, उसके बाद आप 1 से 16 तक कर लिया था ना, उसके बाद तुम 19 करना, 19 और उसके बाद 21, फिर 22 से, ठीक है, 22 से 28 तक, 22 से 28 तक लिख लिया बेटा। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 8 और 17 दे दिए थे, और एक्सरसाइज 3 में 1 और 2। चलो ठीक है बेटा।